जल्द ही दूसरा चरण आने वाला है। पहला चरण निकल चुका है और आए दिन हम लोग चाय पर चर्चा करते हैं, आपको तमाम बड़ी खबरें बिहार से जुड़ी बताते हैं और इस चाय के चर्चा के शो में कुछ बातें होंगी। हमारे साथ ग्राउंड जीरो से हमारे तमाम सहयोगी जुड़ेंगे और गर्मा गर्म गॉसिप आपके साथ करेंगे, जिसे शुद्ध हिंदी में कहते हैं चर्चा। और इस चर्चा के लिए हमारे साथ हमारे ग्राउंड जीरो से तमाम सहयोगी जुड़कर आपको तमाम जानकारियां देते हुए नजर आएंगे। दूसरा चरण आने वाला है, पहला चरण हो चुका है, रिकॉर्ड तोड़ मत इस बार देखने को मिले। अब बिहार चुनाव में क्या कुछ और देखने को मिलेगा, कौन बिहार की सत्ता में काबिज होगा, सीमांचल का घमासान में अब एक बार फिर से जिस तरीके से हिंदू मुसलमान देखने को मिला, दूसरे और आखिरी चरण के लिए 11 नवंबर को वोट डाले जाएंगे और सभी दलों ने चुनाव प्रचार में अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। इसी बीच जंगल राज, कट्टा, बंदूकों वाली पूर्व सरकार, रोजगार, सांस्कृतिक पहचान, पलायन जैसे मुद्दे बिहार चुनाव में छाए हुए हैं। बीजेपी, आरजेडी और कांग्रेस राज में कट्टा और बंदूकों की बात कहकर जंगल राज का आरोप लगा रही है, तो कांग्रेस इसे 20 साल पुरानी बात बता रही है। पीएम मोदी ने दूसरे चरण के चुनाव प्रचार में भी कट्टा, छठ पूजा, इसका अपमान और उसको लेकर विपक्ष पर निशाना साधा, तो प्रियंका गांधी ने बिहार की अस्मिता की बात कहकर मतदाताओं का दिल छूने की कोशिश की। उधर अपनी जनसभा में हरा गमछा देखकर तेज प्रताप यादव को बेघर होने का दर्द सताने लगा। तेज प्रताप हरा गमछा वालों को आरजेडी समर्थक बताकर जयचंद का जिक्र करते हैं और कहते हैं कि कुछ जयचंदों के चलते उन्हें घर से निकाल दिया गया। मुद्दे कई हैं, कुछ ऐसे ही मुद्दे जो सियासी लाभ के लिए जानबूझकर पैदा किए जा रहे हैं। बहरहाल 14 नवंबर को ही पता चल पाएगा कि जनता ने किस कोई नया पार लगा दी है और किसे डुबो दिया। बिहार में दूसरे चरण के मतदान के लिए चुनाव प्रचार जोरों पर है। चुनाव प्रचार में सभी दलों के दिग्गज रैली, जनसभाएं कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने दूसरे और आखिरी चरण के चुनाव अभियान को विराम दे दिया। बेतिया में अपने चुनाव अभियान की समापन रैली की खुद घोषणा की। इसके साथ ही अब एनडीए के शपथ ग्रहण में बिहार आने का वादा भी किया। साथ ही बिहार के सपनों और संकल्पों को पूरा करने के लिए भविष्य का रोड मैप भी जनता के सामने रखने की बात कही। मैंने बिहार के सपनों और संकल्पों को लेकर के इस चुनाव अभियान में व्यापक चर्चा की है। एनडीए की डबल इंजन सरकार ने क्या किया है और आगे क्या करने जा रही है, अपना काम और भविष्य का रोडमैप, ये दोनों हमने बिहार की जनता के सामने रखा है। प्रधानमंत्री मोदी ने पूर्व की आरजेडी और कांग्रेस की सरकारों पर निशाना साधते हुए कहा कि आरजेडी आने वाले बिहार के बच्चों को रंगदार बना रही है, जबकि एनडीए सरकार हर बच्चे को डॉक्टर, इंजीनियर बनाने की चाहत रखती है। तो छोटा सा बच्चा भी बड़ा माथा ऊंचा करके कह रहा है कि आरजेडी सरकार रंगदार बनाती है, और वो बच्चा कहता है मैं खुद रंगदार बनना चाहता हूं। हम यहां आईटीआई बना रहे हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज खोल रहे हैं, मेडिकल कॉलेज बना रहे हैं, और ये आरजेडी कांग्रेस वाले बिहार के बच्चों को रंगदारी के लिए प्रेरित कर रहे हैं। बेतिया में अपने आखिरी चुनाव प्रचार में पीएम मोदी ने फिर से कहा कि बिहार में कट्टा सरकार नहीं बल्कि विकास की सरकार चाहिए। नहीं चाहिए कट्टा सरकार, नहीं चाहिए कट्टा सरकार। फिर एक बार, फिर एक बार, फिर एक बार, नहीं चाहिए कट्टा सरकार, फिर एक बार। दूसरे दौर और आखिरी चरण में सीमांचल के जिलों में मतदान होना है। सीमांचल में घुसपैठ का मुद्दा इस चुनाव में गरमाया हुआ है। गृह मंत्री अमित शाह ने सीमांचल में चुनाव प्रचार करते हुए तेजस्वी यादव, राहुल गांधी पर घुसपैठियों को शह देने का आरोप लगाया। शाह ने चुनाव के पहले राहुल और तेजस्वी की राजनीतिक यात्रा को घुसपैठिए बचाओ यात्रा बताते हुए घुसपैठियों को जड़ से उखाड़ फेंकने का वादा किया। राहुल गांधी घुसपैठिया बचाओ यात्रा निकाल कर आए थे। मैं उनको पूछना चाहता हूं,
किसके लिए यात्रा निकाला? बिहार के किसानों के लिए, बिहार की माताओं के लिए, बिहार के गरीबों के लिए, बिहार के युवाओं के लिए? ना, इनके लिए इन्होंने कुछ नहीं करना है। घुसपैठियों को बचाने के लिए यात्रा निकाला है। सुपौल वालों, मैं वादा कर कर जाता हूं, अगले 5 साल में बिहार से एक एक घुसपैठिए को हम चुन चुन कर निकालने का काम करेंगे। बीजेपी के बार बार जंगल राज के नारे को पुरानी बात कहते हुए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बीजेपी के घुसपैठी वाले बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि 20 साल की एनडीए सरकार की घुसपैठियों को नहीं निकाल पाने को केंद्र सरकार की विफलता बताया। जंगल राज ये बातें सब पुरानी है। अगर ये 20 साल में जंगल राज को खत्म क्यों नहीं, घुसपैठियों को क्यों नहीं निकाले, तो ये तो सेंट्रल गवर्नमेंट की फेल्योर है। कांग्रेस भी जनता को लुभाने की हर मुमकिन कोशिश कर रही है। कटिहार के कदवा में प्रियंका गांधी ने इस बार जनता के बदलाव चाहने की बात का दावा किया, तो भागलपुर में बिहारी अस्मिता की बात छेड़कर मतदाताओं का भरपूर समर्थन हासिल करने की भी कोशिश की। तो जब आप देश भर में पलायन करके यहाँ से जाते हैं, बड़े बड़े शहरों में जाते हैं और छोटी छोटी नौकरियां मजदूरी करते हैं, जब भी कोई आपसे पूछता है कि आप किस प्रदेश से हो, जब भी कोई आपका अपमान करने की कोशिश करता है, याद रखो, आत्मस्वाभिमान करो, गर्व करो अपनी जमीन पर और बोलो कि मैं बिहारी हूं। मैंने आरजेडी को सिर्फ एनडीए से ही नहीं, अपने घर के बागियों से भी चुनौती मिल रही है। महुआ से चुनाव लड़ रहे लालू यादव के बड़े बेटे और जनशक्ति जनता दल के अध्यक्ष तेज प्रताप गया जी में चुनाव प्रचार के दौरान जनसभा में हरा गमछा देखकर इस कदर भड़के कि फिर से आरजेडी पर जयचंद का जिक्र छेड़कर हमला बोला। पिता लालू यादव के अंदाज में कटाक्ष करते हुए कहा कि हरा गमछा वाले 5 जयचंदों ने ही उन्हें बेघर कर दिया। मंच से ही तेज प्रताप ने आरजेडी समर्थक को हरा गमछा उतारने के लिए कह दिया। अब ये वो हरा पार्टी वाला आ गया, जयचंदवा का पार्टी का भी गमछा हटाया। 5 वो जयचंदवा मिल करके हमको परिवार से भी और संगठन से बाहर किया। गमछा उतारो, या उतारिए या जनशक्ति जनता दल का उतारिए गमछा। दूसरे चरण के तहत 11 नवंबर को 20 जिलों की 122 सीटों के लिए वोटिंग होनी है। आखिरी चरण के मतदान के लिए चुनाव प्रचार आक्रामक होने के साथ ही रोचक भी हो चला है। सभी दल अपने अपने रणनीति के तहत जनता को साधने के लिए जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं। पहले फेज की तरह ही दूसरे फेज में जंगल राज, कट्टा और घुसपैठी जैसे मुद्दों के सहारे बीजेपी महागठबंधन पर लगातार निशाना साध रही है। तो महागठबंधन रोजगार और विकास को लेकर एनडीए सरकार को घेरने में लगी है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। देखा आपने किस तरीके से लगातार चुनाव प्रचार जारी है, धुआंधार चुनाव प्रचार हमने देखा। चाहे वो पीएम मोदी हो, अमित शाह हो, लगातार चुनावी मैदान में उतरकर प्रचार करते हुए नजर आए। इस बीच प्रियंका गांधी ने भी कमान संभाली थी महागठबंधन की ओर से, और आज तेजस्वी यादव 16 रैलियां करने वाले हैं 4 जिलों में। ये साफ बताता है कि किस तरीके से सभी पार्टियों ने अपनी अपनी कमर कस रखी है और जान झोंकते हुए नजर आ रहे हैं। इस बीच 11 तारीख को दूसरे चरण का चुनाव होना है। पहले चरण में भी हमने देखा कि 121 सीटों पर किस तरीके से इस बार जनता अपने मुद्दों को, अपनी उम्मीदों को सभी के सामने रखते हुए इस बार वोट करती हुई आई। बिहार में जिस तरीके से लगातार जातिवाद के आधार पर वोट पड़ते हैं, ये जो एक परसेप्शन था, ये इस बार बदलता हुआ नजर आया। तमाम युवा, तमाम महिलाएं इस बार वोटिंग की प्रक्रिया में हिस्सा लेते हुए खुलकर अपनी बातें रखती हुई नजर आई। महिला जो कि पहले कम निकला करती थी और अपनी बात रखने में उतना ओपन नहीं थी, लेकिन इस बार ओपनली अपनी बात रखती है। हालांकि इस बार क्या उन रेवड़ियों का जादू भी चला जो तमाम सरकारों की ओर से दावा किया गया
क्या पुरानी सरकार पर जनता भरोसा जताने वाली है या क्या बदलाव चाह रही है, क्या जनता के मन में है? खैर ये जल्द ही साफ हो जाएगा। 14 तारीख को जब नतीजे आएंगे तो बिहार की सत्ता पे कौन काबिज होगा ये भी पता लग जाएगा। लेकिन फिलहाल ये तमाम तरह के वादे, तमाम तरह की रेवड़ियां और इसी बीच ये धुआंधार प्रचार लगातार जारी है। पीएम मोदी भी यहां पर लगातार चुनाव प्रचार कर रहे थे। अमित शाह मैदान में उतरे हुए थे और राहुल गांधी को घेरते हुए भी नजर आए थे। राहुल गांधी भी हालांकि इसी बीच चुनाव प्रचार करते हुए नजर आए थे। और कल हमने देखा कि तेज प्रताप यादव जो कि अपनी नई पार्टी के साथ में चुनावी मैदान में उतरे हैं, जिनको अभी आज वाई+ सिक्योरिटी के लिए गृह मंत्रालय ने भी निर्देश दिए हैं। अब तेज प्रताप भी यहाँ पर हरे गमछे को निशाना साधते हुए नजर आए। हरे गमछे को देखते हुए वो कहते हैं कि ये जय चंदो का गमछा है, हरे गमछे पर भरोसा नहीं, इस बार पीले गमछे पर भरोसा जताना है। और हमने देखा कि किस तरीके से तलखियां लालू परिवार में देखने को मिली, तेज प्रताप और लालू परिवार में। हालांकि राबड़ी देवी तेज प्रताप की जीत को लेकर भी बोलती हुई नजर आई थी कि वो चाहती है कि तेज प्रताप इस बार जीते। महुआ से प्रत्याशी हैं, खैर लगातार चुनाव प्रचार वो भी कर रहे हैं, अपना यहाँ पर पूरा ताकत लगाते हुए, अपना समय व्यतीत करते हुए यहाँ पर जनता के बीच नजर आ रहे हैं। ये साफ बताता है कि किस तरीके से बिहार के रण में इस वक्त सभी धुरंधर उतरे हुए हैं और हुंकार भर रहे हैं। शैलेंद्र कुमार हमारे सहयोगी सीएम हाउस के बाहर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, किस तरह का उत्साह है? अब 11 तारीख को दूसरे चरण का चुनाव है। पहले चरण में तो हमने देखा कि खासा एक्टिवनेस देखने को मिली और कुछ ही देर बाद अब आचार संहिता भी लग जाएगी, तो फिलहाल उससे पहले क्या कुछ तस्वीरें आ रही हैं? देखिए, आज चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है और मैं यही यहाँ पे इसलिए आया हूँ कि एक तरफ सीएम हाउस है, यानी कि सामने मुख्यमंत्री का निवास है, और 48 घंटे बाद, यानी अब से 2 दिन बाद, कल 10 तारीख है, परसों 11 तारीख है, 48 घंटे बाद यही केंद्र बनने वाला है, यानी यही जगह केंद्र बनेगी। सामने सीएम हाउस है और इसके सामने है राजभवन, जो केंद्र बनेंगे। यानी 11 तारीख को 5 बजे के बाद, जो कहें कि जो मतदान खत्म होगा 6 बजे, उसके बाद जो पूरी राजनीति है वो इन्हीं 2 भवनों के बीच में ठहरने वाली है। यानी यहीं पर पूरा शोर देखने को मिलेगा, क्योंकि नई सरकार जो बनेगी इस राजभवन में जाकर ही इसकी भी सरकार बनेगी, उसको यहीं पर जाना पड़ेगा और दावा पेश करना पड़ेगा, ये बताना पड़ेगा कि हमको जनता ने मैंडेट दिया है और हम सरकार बनाने के लिए तैयार हैं। तो ये कह सकते हैं ये जगह 48 घंटे बाद बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगी। और साफ तौर पे है, हमेशा जो बदलाव हुए हैं या कहें कि सरकारें जो बनी हैं, बिगड़ी हैं, वो उनकी पटकथा या कहें कि उनकी पूर्णाहुति, यानी उनको पूर्णता यहीं से मिलती है, यानी इसी भवन से मिलती है। तो ये कह सकते हैं कि अब आज शाम को 5 बजे चुनाव प्रचार खत्म हो जाएगा। उसके 48 घंटे बाद जो 11 तारीख को शाम को 6 बजे जो मतदान पूरा हो जाएगा, और उसके बाद पूरी चीज़ें यहीं पे निगाहें टिकेंगी। 14 तारीख का जो दिन होगा, यानी मतगणना का जो दिन होगा, उस दिन से जो चीज़ें आएंगी, यानी जिस तरह के परिणाम सामने आएंगे, वो चीज़ें देखने को होगी। लेकिन आज दिन भर जो रहने वाला है, यानी चाहे बाहरी भीतरी का मुद्दा हो, चाहे नौकरी देने का मुद्दा हो, रोजगार देने का मुद्दा हो, पलायन का मुद्दा हो, इन मुद्दों का जोर आज भी रहेगा दिन भर। और एक विशेष बात यह है, स्टारडम के सहारे भी वोट लेने की कोशिश, यानी अपने पक्ष में करने की कोशिश। कल हमने देखा था किस तरह से मनोज तिवारी जो स्टार प्रचारक हैं, वो अपनी पत्नी के साथ उतर गए मैदान में, और दोनों गीत गाकर दोनों ये कह रहे थे कि एनडीए को फिर से लाना है। और ऐसे ही खेसारी लाल यादव जो महागठबंधन में है, उनके लिए प्रचार कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि 4 दिन में इनको पागल कर दूंगा। यानी कि जो सामने स्टार कास्ट है, एनडीए की स्टार कास्ट है, वो साफ तौर पर खेसारी लाल यादव का ये कहना है कि हम एक ही 4 पर भारी हैं और इसीलिए हम उनको पागल ही कर देंगे, हम उनको छोड़ेंगे नहीं। दूसरी बात ये है कि जो एनडीए में है, यानी पवन सिंह, उनकी भी एक अपनी फैन फॉलोइंग है। उन्होंने तो साफ कह दिया खेसारी यादव क्या पागल करेंगे, वो पहले से ही पागल हैं। तो ये चुनाव प्रचार का रंग है और यहाँ पर दिख रहा है। और साफ तौर एक चीज़ और है, चाहे प्रियंका गांधी हो, राहुल गांधी हो, उन सबको हम लोगों ने देखा और सुना इस चुनाव प्रचार के दौरान। आज भी देखने सुनने को मिलेगा, राहुल गांधी आएंगे, सीमांचल में 2 सभाएं करेंगे, और इसके अलावा योगी आदित्यनाथ भी वहीं होंगे, यानी सीमांचल में होंगे, वहाँ वो सभाएं करेंगे। उसके
बाद वो मिथिला आएंगे। और जो केंद्रीय गृह मंत्री हैं यानी अमित शाह, उन्होंने यहाँ डेरा डाला हुआ है पटना में, और वो आज जाएंगे, कहें कि शाहबाद का क्षेत्र है और बाबू वीर कुंवर सिंह के धरती के आगे का क्षेत्र है यानी सासाराम का क्षेत्र है, वहां पर जाएंगे। उपेंद्र कुशवाहा की पत्नी वहां से चुनाव लड़ रही स्नेहलता कुशवाहा, और उसके बाद वो आएंगे अरवल में यानी पटना के पास 50-60 किलोमीटर दूर अरवल है, वहां पर उनकी सभा का अंत होगा यानी वहां से उनका चुनाव प्रचार पूर्ण होगा। और अगर बात करें नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जो अब तक 155 सभाएं कर चुके हैं, तो वो जो है आज इसी इलाके में रहने वाले हैं यानी शाहबाद और मगध का जो क्षेत्र है, और इसके अलावा कहें कि वहीं पर रैलियां करेंगे। और जो उनकी अंतिम रैली होगी वो घोसी विधानसभा क्षेत्र है जहानाबाद का, वहीं पर आकर वो अपनी रैलियों को समाप्त करेंगे यानी वो भी इस क्षेत्र में रहेंगे। तो आप सोचिए किस तरह का कॉम्बिनेशन है नेताओं का जो आज रैलियां करेंगे। और जाहिर सी बात है इस चुनाव के दौरान कई कई रंग देखने को मिले, कई घोषणाएं देखने को मिली, और उन घोषणाओं पर जनता कितना विश्वास करती है, क्योंकि एक चरण का मतदान हो चुका है 6 तारीख को और दूसरे चरण का मतदान 11 तारीख को है। तो जाहिर सी बात है जो वोटिंग हुई है, SIR का भी हवाला दिया जा रहा है कि अगर SIR नहीं होता तो शायद ये वोटिंग का परसेंटेज जो दिख रहा है वो नहीं होता। कई तरह की बातें, कई तरह के दावे किए जा रहे हैं, कह रहे हैं एंटी इनकम्बेंसी है इस। बिल्कुल बिल्कुल शैलेंद्र, चलिए आपके पास मैं वापस आऊंगी, कुछ और जानकारियां आपसे लेंगे। आनंद आपके पास में आऊंगी, चलिए आनंद से जुड़ेंगे, शैलेंद्र से फिलहाल और जानकारी लेंगे। जिस तरीके से आज महागठबंधन की ओर से भी जान झोंकती जाएगी, जिस तरीके से लगातार कमर कस ली गई है हर पार्टी द्वारा, इसी बीच हमने देखा कि तेज प्रताप भी जय चंदो को घेरते हुए नजर आए थे, हरे गमछे को लेकर एक बयान देते हुए नजर आए थे, और आज उसी बीच तेजस्वी यादव 16 रैलियां करने वाले हैं। जी बिल्कुल, देखिए तेज प्रताप और तेजस्वी, एक तस्वीर बीच में आई थी और वो तस्वीर थी पटना एयरपोर्ट की। जो तेज प्रताप यादव हैं वो वहाँ पर एक बंडी खरीदने यानी सदरी खरीदने के लिए गए हुए थे, उसी दौरान तेजस्वी यादव आते हैं, एक दूसरे को देखते हैं लेकिन बात नहीं होती है। तो आप समझिए कि क्या स्थिति है, भाई भाई हैं, बड़े भाई छोटे भाई हैं, और कहें कि तेज प्रताप यादव तेजस्वी को लेकर खुलकर बयान भी देते हैं। और हरे गमछे को आपने कुछ देर पहले दिखाया है किस तरह से हरे गमछे पर भड़क गए और उन्होंने कहा कि गमछा उतारो या तो इनको बाहर करो, यानी कि आप रैली से इनको बाहर कर दो, आप इनको, हमको जरूरत नहीं है। तो आप समझ सकते हैं कि भाइयों भाइयों में क्या स्थिति हो चुकी है। और ये एक जगह नहीं है, अगर बात करें सीमांचल की तो वहां के सीमांत गांधी एक कहे जाते हैं तस्लीमुद्दीन, उनके 2 बेटे यानी उनके 2 सगे भाई हैं, और एक जो है AIMIM से पहले विधायक थे, अब RJD में हैं, और दूसरे जो हैं सरफराज जो वहां के सांसद रहे हैं वो भी आमने सामने हैं। और जोकीहाट विधानसभा क्षेत्र है, वहां पर एक तरह से कहा जाए दोनों के बीच में कसमकस है। तो ये कहीं भाइयों की लड़ाई अभी बिहार के चुनाव में वो भी देखने को मिल रही। लेकिन जहां तक बात तेजस्वी यादव की है यानी उनकी रैलियों की है, तो जाहिर सी बात हमने बताया कि वो मगध का क्षेत्र है, वो शाहबाद का क्षेत्र है, शाहबाद के क्षेत्र से आज वो शुरुआत करेंगे और मगध के क्षेत्र में आकर अपनी रैलियों का अंत करेंगे। यानी आज उनकी जो रैलियां होनी है वो 16 रैलियां इसी इलाके में जगह जगह पर होंगी। बिल्कुल, यहाँ पर ये पूरी ताबड़तोड़ प्रचार की तैयारी है और दूसरे चरण का चुनाव है। और आनंद भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, आनंद के पास चलेंगे। आनंद, जिस तरीके से हम देख रहे हैं तमाम पार्टियों की ओर से अपनी अपनी जान झोंकी जा रही है, दूसरे चरण का चुनाव आने वाला है, आचार संहिता लगने ही वाली है, आज ही का दिन शेष है, क्या लहर नजर आ रही है, क्या कुछ तस्वीरें हैं वहाँ की, क्या कुछ लोगों का कहना है? जी हर्षा, देखिए जिस तरीके से लगातार कैंपेनिंग चली है पूरे बिहार चुनाव में, जब से इस चुनाव आयोग ने इलेक्शन के डेट्स निर्धारित किए थे कि 2 फेजेस में यहाँ चुनाव होंगे, पहला 6 नवंबर को और दूसरा 11 नवंबर को, और चूंकि आज जो कैंपेन का दौर है आज शाम को 5 बजे थम जाएगा, तो ऐसे में जो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, चाहे वो NDA से हो या फिर महागठबंधन से हो या फिर जन सुराज के हो, इन सारी पार्टियों और महागठबंधन और NDA के लोगों ने अपनी पूरी जान झोंक रखी है कि किस तरीके से वो लोगों के बीच जाए और लोगों को अपनी बातें समझाए कि आखिर क्या वादे वो कर रहे हैं बिहार में विकास के लिए, क्या वादे वो कर रहे हैं बिहार की तरक्की के लिए, और क्या वादे वो कर रहे हैं युवाओं के लिए, जिनके ऊपर खासा फोकस है। क्योंकि दोनों गठबंधनों ने जो यहाँ पर मेजर जो एक प्रॉमिस की है वो रही है
कि एनडीए ने जिस तरीके से बोला कि हम 1 करोड़ लोगों को यहाँ नौकरियाँ देंगे, वहीं महागठबंधन ने भी कहा है कि हम हर एक परिवार से एक सदस्य को सरकारी नौकरी देंगे। तो कहीं ना कहीं जो ये वादों का जो दौर चला है यहाँ पर, तो उसी के ऊपर ये सारे जो गठबंधन के नेता हैं, चाहे वो शीर्ष नेतृत्व हो, कल हमने देखा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी आखिरी सभा में कैसे उन्होंने कहा कि वो फिर से बिहार लौटेंगे और एनडीए सरकार की स्वेरिंग इन, यानी कि उनके स्वेरिंग इन में वो आकर वो यहाँ पर बिहार की नई सरकार एनडीए की बनवाएंगे। तो कहीं ना कहीं उनके अंदर वो कॉन्फिडेंस दिख रहा था। जिस तरीके से महिला रोजगार सम्मान योजना लॉन्च की गई यहाँ पे बिहार में, जिसके तहत 10,000 रुपये दिए गए 1 करोड़ 30 लाख महिलाओं को, वही महागठबंधन का भी मानना है कि इस बार जो रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग हुई है बिहार में, ये कहीं ना कहीं बदलाव को जरूर दिखाता है। क्योंकि जिस तरीके से महागठबंधन ने यहाँ पर जो मुद्दे उठाए थे, वो थी बेरोजगारी के मुद्दे, वो थे महिला सुरक्षा के मुद्दे, वो थे लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा, वो था पलायन रोकने का मुद्दा, जो मुद्दे यहाँ पर काफ़ी सालों से चल रहे हैं मगर इस पर किसी तरह का काम नहीं हुआ, और जिसकी वजह से करीब करोड़ों युवा जो हैं हर साल बिहार से बाहर जाते हैं, पलायन करते हैं अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ के लिए। तो कहीं ना कहीं इन सारे मुद्दों के बीच में ये चुनाव हो रहा है, और वहीं हमने देखा है किस तरीके से लगातार जो शीर्ष नेतृत्व रही है महागठबंधन की, चाहे वो तेजस्वी यादव हो, वो खुद किस तरीके से हर दिन 15 से 16 रैलियां कर रहे हैं। उसी के अलावा हम बात करें राहुल गांधी की, तो उन्होंने भी काफ़ी रैलियां बिहार में संबोधित की हैं। आज भी वो किशनगंज में रहेंगे, जो सीमांचल का इलाका है बिहार का। और इसके अलावा मुकेश सहनी जो वीआईपी पार्टी के भी मुखिया हैं यहाँ पर, वो भी महागठबंधन के नेताओं के साथ रहेंगे। हमने देखा है कांग्रेस ने आखिर किस तरीके से अपनी पूरी स्टार कैंपेनर्स यहाँ पे उतार रखे थे, चाहे वो सचिन पायलट हो, प्रियंका गांधी वाड्रा हो, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जिनकी स्वास्थ्य भी ठीक नहीं है, वो भी बिहार के वैशाली में आके उन्होंने रैली की, गया में उन्होंने रैली की, और फिर काफ़ी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी उन्होंने एड्रेस की। तो ऐसे में महागठबंधन ने भी कोई कमी नहीं छोड़ी है कि बिहार के लोगों को अपने विजन के बारे में बताएं, बिहार के लोगों को अपनी गारंटीज़ के बारे में बताएं। और इसी दौरान हमने देखा किस तरह से आरोप प्रत्यारोप का भी दौर चला, जहां पर लगातार प्रधानमंत्री जब आ रहे थे तो वो आरजेडी के जंगल राज के ऊपर हमला कर रहे थे और कह रहे थे कि किस तरीके से आरजेडी के मंच से छोटे बच्चों को बताया जाता है कि उन्हें रंगदार बनना है, वो कट्टा लेकर घूम सकते हैं। तो कहीं ना कहीं उसको भी उन्होंने दर्शाया कि आखिर किस तरह से जंगल राज का फिर से माहौल हो सकता है अगर महागठबंधन आती है। वहीं महागठबंधन के जो तमाम बड़े नेता हैं, उन्होंने सीधा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आड़े हाथों लिया और उन्होंने सीधे तौर पे कहा कि प्रधानमंत्री के मुंह से इस तरह की बातें अच्छी नहीं लगती, उनको अपनी जो कुर्सी है, प्रधानमंत्री की जो कुर्सी है, उसकी गरिमा को उनको मेंटेन करना चाहिए। जिस तरह से वो बातें करते हैं कट्टा की, ये सारी बातें शोभनीय नहीं है। और उन्होंने ये भी याद दिलाया कि किस तरीके से बिहार में खास तौर पे लॉ एंड ऑर्डर वेंटिलेटर पे जा चुका है, आईसीयू में है, क्योंकि यहाँ पर जिस तरीके से हत्या हुई मोकामा विधानसभा क्षेत्र में, उसमें कहीं ना कहीं सीधा दिखा कि सुशासन फेल रहा है यहाँ पे, लॉ एंड ऑर्डर के मामले पे पूरी तरह वो फेल हो गया। फिर गोपाल खेमका जो बड़े बिजनेसमैन थे पटना के, उनकी जिस तरह से मर्डर हुई और तमाम जो यहाँ पे अपराध होते रहे, तो उन सारे मुद्दों को उठा रहा है महागठबंधन और बता रहा है कि आखिर किस तरीके से सुशासन का जो टैग नीतीश कुमार को मिला है वो कहीं ना कहीं फेल होते दिख रहा है। मगर जो चाबी है कुर्सी की वो जनता के हाथ में, और वही डिसाइड करेगी कि आखिरी चरण में, जो कि 11 तारीख को आखिरी चरण का मतदान होना है 122 सीटों पे, तो उसमें वो किनके भाग्य में यहाँ की कुर्सी सौंपते हैं। जी बिल्कुल आनंद, और ये 14 तारीख को साफ हो जाएगा कि आखिर बिहार की सत्ता में कौन काबिज होता है और किसका ये धुआंधार प्रचार आखिर कारगर साबित होता है। बहुत शुक्रिया शैलेंद्र और आनंद हमारे साथ जुड़कर ये तमाम जानकारियां साझा करने के लिए। इन अपडेट्स के साथ वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे।